नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। चुनाव यात्रा 2022 में हम बात करेंगे आज चंदौली जिले की। चंदौली जिले की 4 विधानसभा सीटें जो आज जिनमें से आज की तारीख में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। कभी यहां समाजवादी पार्टी, कभी बसपा, इन दो पार्टियों का यहां इस जिले में हमेशा से कब्जा रहा है। लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां 3 सीट जीती। हम चुनाव पर चर्चा करने से पहले, सीटों की चर्चा करने से पहले हम चंदौली को समझने की कोशिश करते हैं। हम चंदौली क्या है, चंदौली के मुद्दे क्या हैं, चंदौली की समस्याएं क्या हैं, चंदौली का भौगोलिक इतिहास क्या है, ये हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि चंदौली एक तहसील हुआ करती थी एक समय में, जो बनारस जिले की तहसील हुआ करती थी। और यहाँ का जो सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है चंदौली जिले का, वो है मुगल सराय। मुगल सराय उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे का जंक्शन भी कहा जाता है कि जो भी ट्रेनें बिहार या बंगाल या नॉर्थ ईस्ट में जाती हैं, उन सभी ट्रेनों को इसी मुगल सराय स्टेशन से होकर के गुजरना पड़ता है। और कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं है जो मुगल सराय स्टेशन पर आधे घंटे का स्टॉपेज उसका न हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। पहले के जमाने में, अब तो इलेक्ट्रिक इंजन चलने लगे, जब भाप का इंजन चलता था, कोयले का इंजन चलता था, तब मुगल सराय में इंजन भी बदला जाता था। मतलब एक इंजन जो दूर से आता था, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे वो बिहार से, पटना से आए, या हावड़ा से आए, या गुवाहाटी से आए, वो यहाँ पर बदला जाता था, उसका चेंज ओवर होता था। तो मुगल सराय रेलवे का बहुत बड़ा सेंटर है। और इस मुगल सराय के बारे में कहा जाता है कि कोयले का भी बहुत बड़ा सेंटर है। जो कोयला है, चूंकि ट्रेन का बहुत बड़ा सेंटर है, इस वजह से यहाँ कोयले की सबसे बड़ी मंडी है। और इस कोयले की वजह से मुगल सराय में, चंदौली में कई बार पहले गैंगवार भी हो चुका है। मुख्तार अंसारी गैंग, जो आज की तारीख में जेल में बंद है, और ब्रजेश सिंह, इन दोनों के बीच हमेशा से कोयले की बादशाहत को लेकर के लड़ाई रही है। आप सभी, हालांकि इधर करीब 15 सालों से ये जंग एक तरीके से थमी हुई है, लेकिन 15 साल पहले इन दोनों के बीच कोयले को लेकर के अक्सर गोलीबारी हुआ करती थी। और कोयले पर कब्जे के लिए इनका बढ़ता प्रभाव देख करके यूथ भी बड़ी संख्या में बंदूक उठाने लगा था, पिस्तौल उठाने लगा था। हालांकि अब इसमें थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन अभी भी इन्हीं लोगों का कब्जा है। गोलियां तो नहीं चलती हैं, लेकिन उसके ठेके पर इनका ही कब्जा है, कोयला उतारने और चढ़ाने पर। इसके साथ साथ यहां बताया जाता है कि कोयले की चोरी बहुत होती है मुगल सराय में। जो ट्रेनें आती हैं, जो रेक्स आती हैं, उस रेक से कोयला यहां उतार लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है। चोर बैठे रहते हैं, ट्रेन चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं और बोरे में भर करके कोयला गिरा देते हैं। इसके लिए ये इलाका जाना जाता था। अब हम बात करते हैं कि आखिर चंदौली कब अलग हुआ बनारस से। ये बात 1997 की है, जब बनारस से चंदौली को अलग किया गया। चंदौली को एक अलग डिस्ट्रिक्ट का मुकाम दिया गया। तो जब चंदौली को अलग डिस्ट्रिक्ट मिला, उसी समय इसके हिस्से में 4 विधानसभा सीटें आई: सकलडीहा, सैयद राजा, मुगल सराय और चकिया। सैयद राजा विधानसभा का नाम पहले कुछ दूसरा हुआ करता था, लेकिन 2012 में इसका नाम बदल करके सैयद रजा विधानसभा कर दिया गया है। वैसे तो अगर देखा जाए तो एक इंडस्ट्रियल स्टेट भी चंदौली के हिस्से में आता है, जिसे रामनगर
चंदौली जिले का ही हिस्सा है रामनगर, वहां पर एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है और वहां पर बहुत छोटे मोटे, छोटे बड़े बहुत सारे उद्योग भी लगे हुए हैं। इसके अलावा इस जिले में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। पहले यही रामनगर स्टेट बनारस का इंडस्ट्रियल एस्टेट हुआ करता था, बनारसी जिले का, जो बाद में चंदौली जिले का इंडस्ट्रियल एस्टेट बताया जाने लगा, हुआ भी, बताया क्या जाने लगा, हुआ भी। अब हम बात करते हैं चंदौली के भौगोलिक स्थिति की कि चंदौली है कहां पर। चंदौली जो बनारस से अलग हिस्सा है वो गंगा नदी के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में बसा हुआ है पूरा इलाका जो चंदौली का। और ये कभी काशी राज के, जो प्राचीन काशी राजा हुआ करते थे, उनके कभी अधीन हुआ करता था। और एक जो सबसे सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस चंदौली जिले की, वो ये है कि यहाँ इस जिले का एक स्थान है बलुआ, जहां से गंगा पश्चिम होकर के गुजरती है। ये सकलडीहा से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण गंगा तट पर स्थित है बलुआ। ये भारत में दो ऐसे स्थान हैं जहां पर गंगा जो है पश्चिम होकर के गुजरती हैं। एक है प्रयागराज, दूसरा है बलुआ। इसके अलावा पूरे देश में गंगा कहीं भी पश्चिमांचल होकर के नहीं गुजरती हैं। और एक बात और है, यहाँ पर जो मौनी अमावस्या होती है, जो माघ में पड़ती है, उस अमावस्या के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और उस मेले में बड़ी संख्या में लोगों की जुटान होती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर जो चुनाव के मुद्दे हैं, 2012 में भी वही थे, मेरी जो टीम बता रही है कि 2012 में भी वही मुद्दे थे, 2017 में भी वही मुद्दे थे और 2022 में ही वही मुद्दे अपनी जगह पर खड़े हैं। ये अलग बात है कि 2022 में किस मुद्दे पर वोटिंग होगी, ये अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। चंदौली के बारे में एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि चंदौली जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। मतलब यहाँ धान की बहुत सारी वैरायटी होती है और बहुत धान का बड़ा उत्पादन होता है। लेकिन इधर 10-12 सालों में धान की कई क्वालिटी जो है वो यहां से गायब हो गई, क्योंकि सिंचाई, धान के खेत में पानी ज्यादा लगता है, पानी की ज्यादा जरूरत होती है। तो पानी की उचित सुविधा न होने के कारण, सिंचाई की व्यवस्था सही तरीके से न होने के कारण ये काम, धान धीरे धीरे यहां से हटता जा रहा है, क्योंकि बारिश भी कम हो रही है। पहले आज से 20 साल पहले बारिश इतनी ज्यादा होती थी कि धान पूरी तरह से पैदा होता था। यहाँ के लोग बताते हैं कि पंडित कमलापति त्रिपाठी के समय में जो नहरें यहाँ पर खुदी गई थी चंदौली जिले में, या चंदौली तहसील कहें, बनारस का जिला, लेकिन अब चंदौली जिले की बात हम करेंगे, वही नहरें आज भी काम कर रही हैं। कोई नई नहर का विस्तार नहीं किया गया है। सरकार चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की रही हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी की रही हो। यहाँ एक जो सबसे बड़ी जो समस्या है कि कुछ इलाकों में जो गंगा जहां से गुजरती है वहां पर कटान होता है और कटान से सैकड़ों एकड़ जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। तो उस कटान को भी रोकने में हमारी जो तंत्र है, हमारा जो सरकारी तंत्र है, वो सफल नहीं होता। हालांकि जब बाढ़ आती है, कटान होती है, नेता वहां जाते हैं, वायदे करते हैं, वायदे करके वापस लौट आते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। और एक यहां पर एक बहुत बड़े अघोरी संत भी इसी जिले में पैदा हुए और यहीं पर उनका आश्रम है, यहीं पर उन्होंने जन्म लिया। सकलडीहा से लगे एक गांव है रामगढ़, बाबा कीनाराम
का नाम, जो सबसे बड़े अघोरेश्वर कहे जाते हैं, अघोरेश्वर संत के रूप में उनकी ख्याति है पूरी देश दुनिया में, और ये उनकी जन्मभूमि भी है। बाबा कीनाराम का जो आश्रम है, उस आश्रम में देश दुनिया से जो भी अघोरी किस्म, मतलब जिनकी अघोर में आस्था है, वो बड़ी संख्या में यहाँ उनके भक्त आते हैं। भारत से ही नहीं, विदेशों से भी बाबा कीनाराम के आश्रम में भक्त आते हैं। और बाबा कीनाराम के बारे में कहा जाता है कि वो शिव और शक्ति दोनों में एक साथ गहरा विश्वास रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ बड़े लोग नहीं हुए। आज की तारीख में जो सबसे चर्चित फिल्म डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप, उनका भी जिला चंदौली है, वो भी चंदौली के ही रहने वाले हैं। लेकिन जो चंदौली के विकास के लिए जो आवाज उनको उठानी चाहिए थी, चंदौली के डेवलपमेंट को लेकर के जो फिल्म बनानी चाहिए थी, उसको उभारना चाहिए था, पूरे देश के सामने रखना चाहिए था, वो अनुराग कश्यप ने भी नहीं रखा। वैसे यहां पर जो मैं चुनाव की बात करूंगा, तो मैं सबसे पहले 2012 में यहाँ चुनाव की क्या स्थिति थी वो हम आपको बता दें। यहाँ पर जो 4 विधानसभा सीटें हैं, मुगलसराय, सकलडीहा, सैयद रजा, चकिया, इनमें 12,32,424 वोटर हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। करीब 60 से 65% वोट जो है विधानसभा के चुनाव में पड़ता है। यहाँ पर 6,79,113 पुरुष मतदाता हैं और 5,53,305 महिला मतदाता हैं। यहाँ पर जो एजुकेशन दर है, जो साक्षरता दर है, वो करीब 71.5% है। 2012 में जो सकलडीहा जो विधानसभा है, वहां से ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह, ब्रजेश सिंह जो माफिया सरगना है, उनके भतीजे सुशील सिंह 62% वोट पा करके निर्दल चुनाव जीते थे सकलडीहा से। और जो सैयद रजा सीट है, जो 2012 में जिसका नामकरण हुआ, वहां से मनोज कुमार सिंह उर्फ डब्लू, ये इन समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे 2012 में, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया, तो ये निर्दल चुनाव लड़ गए और करीब 58% वोट पाकर के इन्होंने जीत दर्ज की। मतलब 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती थी, जो बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। मनोज सिंह भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए जीतने के बाद, और सुशील सिंह का भी समर्थन था समाजवादी पार्टी को। 2012 में 59% वोट पाकर के जो मुगलसराय सीट है, उस सीट से बसपा के बब्बन जीते थे, करीब 59% वोट उनको मिला था। और चकिया जो बगल की विधानसभा है, चकिया में एक डैम है, जब कोई उधर जाता है चंदौली में, तो चकिया जरूर जाता है उस डैम को देखने के लिए। बड़ा खूबसूरत नजारा वहां का दिखता है। वहां जो वोट है वो करीब पूनम सोनकर 62.62% वोट पा करके पूनम सोनकर समाजवादी पार्टी से चुनाव जीती थी। लेकिन जो 2017 का चुनाव हुआ, 2017 के चुनाव में मुद्दे तो बहुत सारे थे। कटान का मुद्दा था, विकास का मुद्दा था, अस्पताल का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था, लेकिन जो वोट पड़ा वो धर्म के नाम पर पड़ा, धर्म के नाम पर वोट पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने चंदौली जिले की 3 विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। एक सीट जो सकलडीहा की थी, जहां से सुशील सिंह एमएलए हुआ करते थे निर्दल, वो सीट समाजवादी पार्टी ने जीत ली। समाजवादी पार्टी के प्रभु नारायण यादव ने यहाँ 79,000 वोट पा करके ये सीट जीती। हालांकि बीजेपी भी यहाँ अच्छा लड़ी, लेकिन उसे 64,000 वोट ही मिले। और जो सुशील सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी में वो बाद में शामिल हो गए, तो उनको बीजेपी ने सैयद रजा से चुनाव टिकट दिया
और सुशील सिंह 78,000 वोट पा करके, करीब 79,000, 78,869 वोट पा करके वो यहां से चुनाव जीते। इसी सैयद रजा से समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, जो पिछले 2012 में एमएलए थे, मनोज सिंह डब्लू, को चुनाव हार गए। मुगल सराय से बीएसपी के जो बब्बन 2012 में जीते थे, वो तो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन बीजेपी की साधना सिंह यहां से 87,000 वोट पा करके चुनाव जीत गई। इसी तरह से चकिया में भी बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया, जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। शारदा प्रसाद ने 96,000 वोट पा करके ये सीट जीती। भारतीय जनता पार्टी 4 में से 3 सीट पूरे चंदौली विधानसभा में, चंदौली जिले में की जो 4 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 2022 में भारतीय जनता पार्टी का टिकट का जो कॉम्बिनेशन है, वो यही अगर रहता, इनमें से 2 ऐसे लोग हैं जो पहली बार चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी इन 3 सीट को बरकरार रख पाना, और चौथी जो सीट समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी, उस सीट को कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में लेगी, ये एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी। चंदौली सीट से जो महेंद्र नाथ पांडे, जो भारतीय जनता पार्टी के कभी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश में उनको भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण चेहरा के रूप में बताती है। वो यहां से दूसरी बार लगातार एमपी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं जब बीजेपी की सरकार थी। आज की तारीख में भारी उद्योग मंत्री वो हैं, लेकिन करीब 2 साल सरकार के हो गए हैं। इन 2 सालों में कोई भारी उद्योग चंदौली जिले में नहीं लगा। ये लोग सवाल आज की तारीख में पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये भी पूछते हैं कि आखिर हम लोग एक बार फिर 2022 में क्यों आपको वोट दिया जाए, अगर आप भी विकास नहीं कर रहे हैं, आप भी अस्पताल की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, पूरे चंदौली में कोई बड़ा कॉलेज नहीं है। कॉलेज है, लेकिन जो साइंस की पढ़ाई होती है, उसको पढ़ने के लिए बच्चों को काफी दूर जाना पड़ता है, ऐसा लोगों का कहना है। ये कुछ बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, इसको सुलझा ठीक किया जा सकता है, लेकिन राजनेताओं का फोकस चुनाव जीतने के बाद कहीं शायद और हो जाता है। इस वजह से उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता है, और चुनाव फिर जब आता है तब वो नए मुद्दे लेकर के सामने आ जाते हैं। विधायकों से थोड़ी लोगों की नाराजगी भी है। अब देखना होगा कि 2022 के इलेक्शन में क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी जो 3 सीटें हैं, वो तीनों सीटें बचाए रख पाती है, या फिर वो एक जो चौथी सीट है उसे भी अपने कब्जे में ले लेती है, या फिर तीसरी सिचुएशन ये होती है कि बीजेपी को यहां भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि जनता का मूड किधर जाता है। आज चंदौली जिले की चुनाव यात्रा में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।